हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानिकपुरी सर, हमारे चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पीछे कई ऐसे टॉपिक्स पे बारे में हमने पढ़ा और हमने उसे समझा। आज मैं नए टॉपिक के साथ फिर अध्याय 1 में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है, ये ले सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, यानी जो छोटा सा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये चुंबक में भी आता है और विद्युत, पहले तो खैर पहले के सिलेबस में चुंबक के बारे में अध्ययन करते थे, फिर उसके बाद हम विद्युत में, लेकिन अभी के सिलेबस में हमारे पास जो है वो विद्युत क्षेत्र है। तो हम छोटे द्विध्रुव के कारण, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा टॉपिक्स में, छोटे द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वह बिंदु किसी भी स्थिति में हो सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो है वो अक्षीय स्थिति यानी अक्षीय स्थिति में था, दूसरा हमने देखा वो निरक्षीय स्थिति में था। लेकिन आज जो हम देखेंगे तो यह बिंदु जो है वो किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो उस पर किस तरह से हम ज्ञात करते हैं छोटे द्विध्रुव के कारण। तो छोटे द्विध्रुव के कारण जब हम किसी बिंदु, यानी जिसको हम लोग सामान्य स्थिति कहते हैं, इसको हम लोग बोला जाता है, इसको सामान्य स्थिति भी कहते हैं। तो यहां पर छोटे द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा ये जो चैप्टर यानी जो टॉपिक्स है यहाँ पर चैप्टर में, तो ये छोटे द्विध्रुव के कारण, तो किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, कैसे देखते हैं, किस तरह से उसको बनाया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं आगे। जैसे हमारे पास एक ए बी क्या है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, छोटा वैद्युत द्विध्रुव, जिस पर ये जो है वो प्लस क्यू आवेश, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये माइनस क्यू आवेश। तो इस तरह से यहाँ पर ए बी से जो बना है, यहाँ पर ए से इनकी और इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि इसकी जो अक्ष में होता है उसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। जैसे हम इधर रख दिए, अक्ष में कर दिए, तो ये कौन सी स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति। अगर इसके हम लंब अर्धक में कर देते हैं तो निरक्षीय स्थिति होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यदि इसको एक कोई भी बिंदु जो है वो यहाँ से थीटा आर दूरी पर, दूरी कौन सी, आर, और थीटा कोण पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर ज्ञात करनी है, बिंदु P पर। कौन से कोण में, आर थीटा। हम यहाँ पर लिख सकते हो आर थीटा, P का निर्देशांक हम लिखा जा सकता है यहाँ पर आर थीटा पर। तो हम यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिखेंगे, चित्र के बारे में वर्णन करते हैं, फिर हम कुछ रचनाएं करेंगे इस पे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। देखिए यहां पर सेम है, इनकी जो है और इनकी बीच की दूरी यानी दोनों आवेशों की तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। तो ये 2a है यहाँ बीच की दूरी। इसके मध्य बिंदु O से देखो यहाँ पर O ले लेते हैं, या आप इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेंगे। यहाँ बिंदु O होता है, यानी O हो गया यहाँ पर। बिंदु O से r थीटा कोण पर, बिंदु यहाँ लिखेंगे बिंदु O से एक बिंदु P, यहां पर r थीटा, यानी यहां पर r दूरी है और थीटा जो क्या है, ये कोण है। तो r थीटा पर, एक बिंदु P r थीटा पर स्थित है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी? इस पर, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर ज्ञात कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब हम थोड़ा सा इस पे रचना करते हैं। तो क्या करेंगे, आप देख सकते हो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि P जो होता है यहाँ पर एक सदिश राशि होती है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर दोनों के P जो अगर हम लिख सकते हैं तो ये क्या होगा, इसके अनुदिश हम AB को दो भागों में बांट सकते हैं, यानी इसके दो घटक में क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ लिखा जा सकता है, तब बिंदु P, यहाँ पर वेक्टर P जो होगा किसके अनुदिश होगी, इसी की दिशा में। ठीक है, AB की क्या होगा, ये अनुदिश होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, तब बिंदु P, यहां पर लिख सकते हो तब बिंदु, ये जो P है यानी P यानी यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, आघूर्ण, या फिर हम यहां पर लिख सकते हो तब वेक्टर P की दिशा AB के अनुदिश होगी, यानी इसकी जो दिशा होगी, जो P की दिशा होगी, वो इन दोनों के ही अनुदिश होगी, इसी के अनुदिश ही कार्य करेगा, उसी के अनुरूप ही उसकी तीव्रता ही ज्ञात की जा सकती है। तब हम क्या कर सकते हैं, P को दो घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित किया जा सकता है। तब वेक्टर P को दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर हम इसको दो घटकों में कैसे बांट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक तो आपको ये हो गया, आप इसी के बराबर में, और एक इसको दूसरा। देखिए अब ये जो P है वो दो घटकों में हो गया। कैसे हो गया, सबसे पहले देखो यहां पर इसको A1, इसको B1 लिख लेते हैं। इसी तरह यहां पर इसको A2 और इसको B2 लिख सकते हैं। तो यहां पर आप दो घटक इसके आप देख सकते हो। पहला घटक देख सकते हो कि इसको हम अक्षीय मान सकते हैं, यानी जो सीधी रेखा में देखो यहाँ पर P जो है वो A1 B1 के अनुदिश अक्षीय स्थिति में होगा, और यहाँ पर A2 और B2 के बदले में ये जो होगा वो निरक्षीय स्थिति में होगा। तो हम इसके दो घटक नियोजित कौन कौन से किए जा सकते हैं, हम वो देख सकते हैं। तो पहला, अब ये पहला क्या होता है, देखिए P cos थीटा। अब P cos थीटा देखो, ये क्षैतिज में इधर लेते हैं, ऊपर को हम लोग क्या करते हैं, cos लेते हैं, यानी इस दिशा में करेंगे तो साइन लेते हैं, ऊपर उधर लेंगे तो
कॉस लेते हैं। तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर P जो है P कॉस थीटा OP के अनुदिश होगा, और दूसरा जो है P साइन थीटा OP के लंबवत होगा। तो आप यहां पर हमने दो देख सकते हैं, दो घटक में कैसे वियोजित कर सकते हैं। ये हमारा क्षैतिज होता है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर होता है, ये दो। तो जब हम कभी भी देखिए, जैसे हम AB के अनुदिश ही ले रहे हैं, तो AB के अनुदिश हम दो भाग में बांट दिए। जैसे यहाँ पर AB हमारे पास है, इसको दो घटक में बांटने के लिए ये होता है, बिंदु जो है यहाँ पर हमारे पास में है। तो हम यहाँ पर जब लेते हैं तो देखो ये हो गया ऊपर की ओर, ये ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, इसको क्षैतिज बोला जाता है। क्षैतिज में हमको साइन लेना पड़ता है, ऊर्ध्वाधर में हमें कॉस लेना पड़ता है। तो उस दिशा में ये जो है अगर इस दिशा में होता है तो इसको कॉस लेंगे, और इस दिशा में होगा तो हम इसको साइन लेंगे। तो ये दो इस कंडीशन में हम इसको आगे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो आगे आप इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं घटक, आगे पढ़ेंगे। अब कौन सा घटक ले रहे हैं? घटक P cos थीटा। देखो यहाँ P cos थीटा ले रहे हैं, ये वाला घटक P जो है यहाँ पर ऊपर की ओर ले रहे हैं। तो P cos थीटा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर P cos थीटा जो है कौन सी दिशा में है? अक्षीय स्थिति में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि P cos थीटा जो है P cos थीटा क्या है? यहाँ पर अक्षीय स्थिति में है। यहाँ देख सकते हो आप जो है ये वाली, देखो A1 के सापेक्ष, यानी यहाँ पर P cos थीटा वैद्युत यानी कि वैद्युत लिखा जा सकता है, या उसके सापेक्ष, है ना, इसके सापेक्ष यहाँ लिख सकते हो घटक P cos थीटा के सापेक्ष बिंदु P अक्षीय स्थिति में है। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो, या फिर आप यहां पर सापेक्ष में A1 B1 भी वैद्युत द्विध्रुव लिख सकते हो। तो यहां पर हम ये तो स्थिति में हो गया। तो इस घटक के सापेक्ष बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां लिख सकते हो इस घटक के सापेक्ष बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या लिख सकते हो? तीव्रता। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी तीव्रता? हमको मालूम है, हमने पहले पढ़ चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे दंड, जैसे छोटे के लिए हम लोग निकाले थे। अक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला होता है आपको एक बार बता दें। अक्षीय स्थिति में लिखे थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके बाद होता था यहाँ पर 2Q 2R, या क्या था 2Q अपॉन, या यहाँ पर क्या था बता सकते हो? 2P। यस, तो 2P अपॉन RQ, ये छोटे के लिए था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालते? E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 2P RQ था। तो अब हम इसी पर ही मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो E बराबर कितना? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद 2 रहेगा। P के घटक में हम लिखेंगे P cos थीटा, और बटे में लिखेंगे RQ। इसको देते हैं समीकरण 1। तो ये कौन सा था? घटक P cos थीटा के सापेक्ष। अब दूसरी घटक हम ज्ञात करते हैं इसी प्रकार। अब देखते हैं दूसरी घटक में, दूसरे घटक, या फिर लिख सकते हो घटक P साइन थीटा। अब दूसरा घटक हम ले रहे हैं P साइन थीटा के सापेक्ष बिंदु P, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो यहां पर P cos
थीटा, और यहाँ लिख सकते हो P साइन थीटा। ये दो भागों में हम बांट दिए हैं। तो इस तरह से हम इसके सापेक्ष में बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है। देखिए ये कौन सी स्थिति में आप देख सकते हो, ये है इसके लंब अर्धक पर है, और पहले वाला जो देखे थे वो सीधा उसके अक्षीय स्थिति में है। तो ये पहले अक्षीय स्थिति में था। अब ये देखो इसके सापेक्ष अगर लेते हैं A2 B2 के सापेक्ष में लेते हैं, अर्थात P साइन थीटा के सापेक्ष लेते हैं, तो बिंदु P जो होता है वो कौन सी स्थिति में होती है, निरक्षीय स्थिति में होती है। तब इस घटक के सापेक्ष बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम यहाँ पर इसके सापेक्ष निकालते हैं। तो बस थोड़ा सा चेंज करना है हमको, E बराबर लिखेंगे, बाकी ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसे रहेगा। यहाँ 2P था, उसके बदले में वहाँ पर क्योंकि निरक्षीय स्थिति में केवल P होता है तो यहाँ पर P साइन थीटा लिखेंगे और बटे में RQ। ये आपको समीकरण 2। अब आप देखेंगे कि आप इसको E1 ले लेते हैं और इसको E2 कर देते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये अक्षीय स्थिति निकाले, उसको हम निरक्षीय स्थिति निकाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो चित्र से कि E1 और E2 दोनों जो है परस्पर लंबवत हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे। चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि E1 और E2 परस्पर लंबवत हैं, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, E बराबर, क्योंकि लंबवत है, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर E2 का स्क्वायर होता है, यानी एक समकोणिक। तो समकोणिक में हम लोग ये फार्मूला लाते हैं कि E1 का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो सेम वही कंडीशन में हम लोग यहाँ पर समकोण वाले में भी लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो जब मान रखेंगे तो क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। किस तरह से निकालते हैं मान, देखिए यहाँ रख दे। E1 का मान हमारे पास क्या है, 1/4 पाई इंटू 2P cos थीटा बटे RQ। अब यहाँ पर इनका वर्ग है, यहाँ वर्ग लिखा हुआ है तो ये वर्ग कर दिए, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस किए। अब उसी तरह हम E2 का मान रख देते हैं, तो यहाँ भी वही मान होगा, और इसका भी हम वर्ग कर दिए। अब वर्ग कर दिए यहाँ पर। अब क्योंकि ये कर्णी रूढ़ में है या फिर कर्णी में बोल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी चीज़ हमको उभयनिष्ठ निकलता है हम निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 हमारे पास में है, तो हम दोनों में से निकाल सकते हो। इसको और आसान तरीके से हम हल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे अगर हम चाहें तो हम थोड़ा सा छोटा रखते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहीं से देख के निकालते हैं। जैसे 1/4 पाई 1/4 पाई दोनों में है और वर्ग लगा हुआ है, तो 1/4 पाई क्या होगा, ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ होगा, और कर्णी से जब बाहर आएगा तो वो 1/4 पाई, क्योंकि वर्ग है यहाँ पर, इनके वर्ग लगा हुआ है,
तो उससे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकाल दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो जाएगा क्योंकि वर्ग में था। दूसरा एक देखते हैं आप, यहाँ पर P है, यहाँ भी P है, तो दोनों में से P उभयनिष्ठ निकल गया और वर्ग है तो वर्ग भी बाहर निकल गया। तो हम क्या निकल गया, यहाँ पर P बाहर हो गया। इसके बाद RQ है, देखो दोनों में RQ है और वर्ग है तो इसलिए यहाँ पर भी बाहर RQ निकल गया। अब करनी में बचा क्या, हम वो देखते हैं। हमारे पास ये बाहर निकल गया, वर्ग था इसलिए बाहर, यहाँ 2 है तो ये क्या बचा, यहाँ पर 2 कॉस, यहाँ पर 2 कॉस थीटा बचा और यहाँ पर वर्ग बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, ये पूरा निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया, ये बचा साइन। तो अब हम इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ। ये कितना हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं इधर। अब हम इसके देखिए, अब इसके आगे देखते हैं 1/4 पाई की एप्सिलॉन 0 P/RQ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। हम यहाँ कॉस स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ सकते हो, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P/RQ वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 3 और 1 4, यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा दिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो सकता है ऐसा। अब इसके आगे देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ। अब यहां पर देख सकते हो कि इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, ऐसा लिया जा सकता है। तो ये कितना होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसका मान आपको पता होगा 1 होता है, चूंकि कितना होता है 1। तो ये जो है यहाँ पर, ये हमारा किसी भी स्थिति के लिए, यानी कि अगर बिंदु किसी भी स्थिति में होगा तो हम उसके लिए यह व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि अक्षीय स्थिति के लिए होगा कि निरक्षीय स्थिति के लिए होगा। तो हम यह देखते हैं कि अक्षीय स्थिति के लिए सिद्ध होता है कि नहीं है, क्या फार्मूला वो आता है कि नहीं आता है। तो हम ये लिखते हैं अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। तो अक्षीय स्थिति के लिए आप ये देख सकते हो कि अक्षीय स्थिति में लेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0, थीटा इक्वल 0। तो थीटा का मान यहां पर हम 0 रख देंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ 3 कॉस यहाँ 0 रख दिए प्लस 1। अब बताओ कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ। अब यहां पर क्या रख दिया हम लोग, cos 0 का मान 1 रखे, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इसका गुणा करें, 1 1 कम 1 और इंटू 3 हो गया, कितना हो गया 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4। तो हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ यहाँ लिख सकते हो, ये 3 प्लस 1 या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ यहाँ हो जाएगा 4। अब 4 का करनी कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर हम 2 इसके साथ लिख देते हैं 2P/RQ। तो देखो ये अक्षीय स्थिति का फार्मूला निकल गया। मतलब इस फार्मूले से हम अक्षीय स्थिति को भी ज्ञात किया जा सकता है। ये तो हो गया हमारे अक्षीय स्थिति में। क्या निरक्षीय स्थिति में भी यही कंडीशन आता है, तो उसको भी देख लेते हैं।
क्या देखेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, P जो होता है वो 90 अंश पर होता है, यानी थीटा इक्वल में 90 अंश। तो हम P का थीटा का मान कितना रख देंगे, 90 अंश। तो यहाँ कितना आया, E बराबर 1/4πε0, यही हमारे पास है, P/R³ अंडर रूट में यहाँ डाल दिए, 3 cos स्क्वायर 90 लिख दिए +1। अब आप बताओगे cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना लिख सकते हो, 0। तो हम cos 90 का मान कितना लिखेंगे, 0 लिख दिए यहाँ पर, 1/4πε0 P/R³। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू में यहाँ पर 0 हो गया +1। तो E बराबर कितना हो गया, 1/4πε0 P/R³। तो 0 का 0 हो गया, 3 शून्य 0 हो गया, और 1 का 1, यानी कि अंडर रूट 1। 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो E बराबर में 1/4πε0 P/R³। तो इस तरह से हम यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में भी ज्ञात किया जा सकता है। अब ये तो हो गए हमारे निरक्षीय स्थिति। तो इस तरह से हम अक्षीय स्थिति में भी देख लिए और इसको निरक्षीय स्थिति में देख लिए। अगर आप चाहें तो इसको हम इस तरह से जो बनाए हैं उसको थोड़ा सा डिटेल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से जितना अगर आपको पता है यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, जो हमको बड़ा दिख रहा है उसको हम यहाँ से अलग अलग करके थोड़ी थोड़ी अगर हमको मालूम है तो हम उनको थोड़ा थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि द्विध्रुव हमारे पास है और बिंदु किसी भी स्थिति में है, अर्थात जिसको कहा जा सकता है सामान्य स्थिति में है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।